अब हम एक बहुत ही बेहतरीन पेपर करने जा रहे हैं जो आपका कम्प्लीटली बेस्ड है आरबीएससी पैटर्न के ऊपर। कंप्लीट आरबीएससी की बुक से लिया गया है और इसके अंदर आपके टोटल 60 क्वेश्चंस होने वाले हैं। सब्जेक्ट का पेपर है तो 60 प्रश्न आते हैं आपके सब्जेक्ट में। जो 6 से 8 तक के शिक्षक आप बनने जा रहे हैं सामाजिक अध्ययन के, उनके लिए ये बेहतरीन पेपर होने वाला है। कुल 60 प्रश्न होंगे, कुल अंक भी 60 ही होते हैं और 60 मिनट का ही आपको लगभग एग्जाम में टाइम भी मिलता है इसके लिए। आपके दोस्तों 12 यूनिट हैं, हर यूनिट से 5 प्रश्न आने हैं और वो आने ही हैं। ऐसे करके आपके टोटल 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं। पहली यूनिट भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज से संबंधित है, 5 प्रश्न पूछेंगे इससे। मौर्य गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल से संबंधित 5 प्रश्न। मध्यकाल, आधुनिक काल, भारत का संविधान और सरकार का गठन, 10 क्वेश्चन इनसे आते हैं। हमारी पृथ्वी, पर्यावरण, भारत का भूगोल, 10 क्वेश्चन इससे आते हैं। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति वगैरह और राजस्थान का भूगोल, 15 क्वेश्चन ये आते हैं। और 10 क्वेश्चन आपके लास्ट में शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे फर्स्ट और सेकंड, इन 2 से आते हैं। तो ऐसे करके हम ये टोटल 60 प्रश्न करने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके कितने नंबर आने वाले हैं एग्ज़ाम में, तो इस पूरे के पूरे टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा, आप लोग पता लग जाएगा आपको। टाइम तो हम बिल्कुल ख़राब करेंगे नहीं और डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे चलते हैं बिना कोई इधर उधर की बातें किए। पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, वैदिक काल में निम्न में से किसे राजा का प्रधानमंत्री कहा जाता था? क्या नाम था उसका? दुर्गपाल, बाजपति, सेनानी या तो फिर पुरोहित? तो बताइए वैदिक काल में निम्न में से किसको राजा का प्रधानमंत्री कहते थे? दोस्तों जो पुरोहित होता था ना, इसी को कहा जाता था राजा का प्रधानमंत्री। देखिए ऋग्वैदिक काल के अंदर राजा जो था ना, इसके 12 उच्च पदाधिकारी हुआ करते थे जिनको रत्नी के नाम से जाना जाता था। और अगर हम देखें यहाँ पे बाजपति गोचर भूमि का जो अधिकारी होता था ना, उसको कहा जाता था बाजपति, गोचर भूमि के अधिकारी को। सेनानी किसे कहते थे? प्रधान सेनापति जो होता था ना, प्रधान सेनापति, उसको सेनानी कहा जाता था। दुर्गपाल कौन होता था? दुर्ग का जो रक्षक होता था वही दुर्गपाल कहलाता था। तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस आपने क्लियर कर लिए हैं। इसमें राइट आंसर होगा डी ऑप्शन कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द किंग इन द वैदिक पीरियड। सो आंसर आएगा पुरोहित। 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, गिलीन एवं गिलीन ने विवाह के कितने उद्देश्य बताए थे? 5, 7, 8 और 6। तो क्या आप इस क्वेश्चन को सही कर पाओगे दोस्तों? आई थिंक बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत करने वाले हैं। देखो खैर कोई बात, गलत कर रहे हो यहाँ पे कोई बात नहीं है, चलेगा, बट एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो, क्योंकि अब तो है ना हम इसको कर रहे हैं ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर होगा पहला ऑप्शन, ठीक है, 5। गिलीन एवं गिलीन ने विवाह के 5 उद्देश्य बताए थे। अब आप कहेंगे सर जरा बता भी दीजिए कौन कौन से उद्देश्य थे। देखो 5 जो उद्देश्य थे वो इन्होंने बताए थे। पहला तो यहाँ पे मैं आपसे कह दूँ, जैसे पति पत्नी के बीच में जो आर्थिक सहयोग की भावना होती है ना, एक तो वो बताया था, आर्थिक सहयोग की भावना पति पत्नी के बीच में। दूसरा बताया था पति पत्नी के बीच में जो भावात्मक संबंध होते हैं ना, भावात्मक संबंधों की स्थापना, आर्थिक संबंधों की स्थापना। तीसरा हम बात कर सकते हैं वंश या जो नातेदारी है ना, उसकी स्थापना के अंदर योगदान। चौथा हम कह सकते हैं संतानोत्पत्ति द्वारा परिवार की स्थापना। 5वां या फिर पहला भी कह सकते हो उसको, पति पत्नी के बीच में यौन संबंधों की स्थापना। तो ऐसे करके ये 5 बताए थे इन्होंने। सो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ऑप्शन। चलिए 3 नंबर का प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, वैशाली, कुशीनारा या लुम्बिनी? तो बताइए क्या आंसर होगा? वेयर डिड महात्मा बुद्ध गिव हिज फर्स्ट sermon? तो गाइज यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 3 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर पहला, सारनाथ। क्लियर है? सारनाथ। देखो ज्ञान प्राप्ति के बाद में बुद्ध ने अपने ज्ञान और विचारों को जनसाधारण तक पहुंचाने के उद्देश्य से सारनाथ पहुंचे थे और यहाँ इन्होंने जो 5 ब्राह्मण थे साथी, उनको अपने ज्ञान की जो धर्म के रूप में शिक्षा दी थी
वही यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस घटना को बौद्ध धर्म के इतिहास के अंदर क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ये नाम आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता है यहाँ से। एक प्रश्न है आपके सामने चौथे नंबर का। प्रश्न क्या है? मगध नरेश बिंबिसार ने किसकी चिकित्सा के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? अवंती के चंड प्रद्योत के लिए, वत्स के उदयन के लिए, कौशल के प्रसेनजीत के लिए, या गांधार के पुष्कर सारिन के लिए? क्या उत्तर होगा चौथे नंबर के क्वेश्चन के अंदर? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर होगा मगध नरेश बिंबिसार ने अवंती के चंड प्रद्योत के लिए चिकित्सा के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। चंड प्रद्योत जो था, चंड प्रद्योत बौद्ध पुरोहित, एक बौद्ध पुरोहित था जिसका नाम था महाकच्चायन। इसके प्रभाव में आकर के बुद्ध बन गया था चंड प्रद्योत। ठीक है, आगे चलते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन, कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री रहा? बताइए। हर्षवर्धन का, अशोक का, चंद्रगुप्त का, या चंद्रगुप्त मौर्य का? कौटिल्य। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा? कौटिल्य वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। डी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? कुछ विद्वानों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, या चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, या तो फिर हर्ष? क्या उत्तर होगा इसमें? देखिए इस प्रश्न में हमारा जो उत्तर होगा वो होगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से भी एक था। चलो अगला चलते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, क्या कह रहा है? हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज आधिपत्य को लेकर के किन 3 महाशक्तियों के बीच में त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था? गुर्जर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, या तो फिर उपरोक्त सभी? 7वें नंबर का प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन 2nd ग्रेड के एग्जाम में तो काफ़ी ट्रेंडिंग में ही रहता है, आता ही रहता है। तो देखो मैं आपको बता दूं, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 शक्तियाँ आई थी। नंबर 1 गुर्जर प्रतिहार, अगर हम नंबर 2 की बात करें तो पाल, और हम नंबर 3 की बात करते हैं तो राष्ट्रकूट। वैसे तो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, 3 की बात कर रहा है और 3 के ही नाम लिखे हुए हैं, चौथा उपरोक्त सभी दे रखा है। तो इनके बीच में त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, जिसके अंदर अंतिम रूप से अगर आपको पूछ ले कि कौन विजय हुआ था, तो अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार विजय हुए थे। इसमें ये आप ध्यान रखिएगा, अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार विजय रहे यहाँ पे। चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, भगवान विष्णु की शेषनाग पर शयन यानी कि शेषशाही की मुद्रा मूर्ति कहाँ से मिली? चंपा से, कंबोज से, मलाया से, या जावा से? क्या उत्तर होगा इसमें? भगवान विष्णु की शेषनाग के ऊपर शयन वाली जो सोते हुए मुद्रा मूर्ति कहाँ से मिली है? गाइज ये मिली थी चंपा से। पहला ऑप्शन इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा 8वें नंबर के क्वेश्चन में। अब हम चलते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो बताइए ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बातें हो रही है यहाँ पे। अजमेर में है, फतेहपुर सीकरी में है, आगरा में है, या तो फिर नागौर के अंदर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर के अंदर मृत्यु हो गई थी और यहीं पर इनकी दरगाह बनी हुई है। तो हम इसका आंसर क्या कर देंगे? राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा अजमेर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा यहाँ पे 10 नंबर का, जहांगीर की माता का नाम बताइए क्या था? जहांगीर सम्राट जो था, इनकी माता का नाम पूछ रहा है। मानबाई, हरकाबाई, मानजादा बेगम, या नूरजहां बेगम? तो क्या होगा इसमें सही उत्तर? देखिए जहांगीर की माता का नाम था हरकाबाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा इसमें? बी राइट आंसर। ये आमेर के राजा भारमल थे ना, भारमल, उनकी पुत्री थी। ठीक है,
जबकि मानबाई की हम बात करें तो मानबाई भगवंत दास थे ना, उनकी पुत्री थी, भगवंत दास की पुत्री थी। इनका विवाह, मानबाई का विवाह जहांगीर से हुआ था दोस्तों, ध्यान रखना। जहांगीर ने मानबाई को शाह बेगम का पद भी प्रदान किया था। किसका? शाह बेगम का पद। और अकबर ने हरकाबाई को मरियम उज जमानी कहा था, जिसका मतलब होता है ममता की देवी। चलो आगे हम देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। जरा उत्तर बताइए मुझे, वो कौन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने अकाल के समय विभिन्न प्रकार की सुविधा की व्यवस्था करी थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो बताइए दोस्तों इसमें क्या उत्तर होगा? राइट आंसर अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर होगा शाहजहां, तीसरा ऑप्शन। देखो मुगल शासक शाहजहां का जो शासनकाल था उसमें चौथे और पांचवें वर्ष जो है ना, दक्कन और गुजरात के अंदर काफी भीषण अकाल पड़ा था, जिसको आप दुर्भिक्ष बोल सकते हो। तो इस टाइम में शाहजहां ने बहुत सारी प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था करी थी, तो इसमें शाहजहां हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर का। रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सफ़े हमारा जो आंसर होगा 12 नंबर के क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा खान बहादुर खान ने। ठीक है, रुहेलखंड में खान बहादुर खान ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। इन्हें मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था ना, उन्होंने सूबेदार के पद के ऊपर नियुक्त किया था, सूबेदार बनाया था इनको। अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ करके फांसी पर लटका दिया था और रुहेलखंड के ऊपर अधिकार कर लिया था। हमारे सामने ये हमसे कह रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? मतलब ये जो कॉन्सेप्ट हमने लिया था ना, किस कंट्री से ग्रहण किया था? अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया? क्या उत्तर होगा इसमें? भारत के संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच की शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम बी ऑप्शन कर देंगे। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्रस्तावना, प्रेम्बल है ना, इसकी जो लैंग्वेज है, इसकी जो शैली है, प्रस्तावना की जो भाषा है, और संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है ना, जो राष्ट्रपति बुलाता है, ये सभी ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया है। और बाकी यहाँ से कई सारी चीज़ें ग्रहण की गई हैं, जैसे अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित जो राष्ट्रपति होता है उसके ऊपर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि होती है, विधि आपात, ये सब अमेरिका से ग्रहण किया गया है दोस्तों। अब देखिए हमारा अगला जो प्रश्न है ना, वो है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड, अमेरिका, फ्रांस और पूर्व सोवियत संघ? क्या उत्तर होगा इसमें? बता दीजिए। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? अभी कुछ तो मैंने आपको बताए थे। यहाँ पर मूल कर्तव्य है, वो मौलिक अधिकारों के बारे में बात करी थी यूएसए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा उत्तर होगा पूर्व सोवियत संघ। डी ऑप्शन इस प्रश्न में हम सही आंसर करते हुए लाइक के बटन को हिट करते हुए आगे बढ़ेंगे, अगर आपको पसंद आए तो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा है कि ये जो चैनल है ये आपको अंधेरे से उजाले की ओर लेकर जाएगा, हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो देखिए भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, और वो अनुच्छेद जो है ना, आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक हैं? समानता, देखिए दोस्तों यहाँ पे हम बात करें तो वो आर्टिकल्स हैं 14 से लेकर के 18 तक, 14 से लेकर के 18 तक के जो आर्टिकल है ना, वो समानता के अधिकार की बात करते हैं। अब आप कहेंगे सर फिर बता दीजिए, तो देखिए अनुच्छेद 14 जो है, आर्टिकल 14, ये क्या कहता है? ये विधि के समक्ष समानता की बात करता है, विधि के समक्ष समानता की बात करता है। इसके अलावा अगर हम देखें आर्टिकल जो 15 है,
आर्टिकल 15 ये धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इन सब के आधार पर विभेद का प्रतिबंध करता है, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में क्या है दोस्तों, लोक नियोजन से संबंधित बातें करी गई हैं। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। एक आर्टिकल आता है काफी बेहतरीन और फेमस और कई बार पूछा जाता है, आर्टिकल नंबर 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत एक आर्टिकल है हमारा लास्ट में 18 नंबर का, ये बात करता है उपाधियों के अंत की, उपाधियों के अंत की बात करता है। तो दोस्तों ये ऐसे करके ये 5 आर्टिकल्स हैं जो समानता के अधिकार को लेकर के बात करते हैं संविधान के अंदर। ठीक है, समानता से संबंधित आर्टिकल्स अगर आपसे पूछे तो आप बता दीजिएगा 14 से लेके 18 तक। चलो चलते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन की ओर। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, बताइए। राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में या तो फिर संविधान के अंदर। तो गाइज यहाँ पे आंसर आएगा संविधान में निहित है भारत में वैध प्रभुसत्ता। इससे मतलब क्या होता है कि भारत के बाहर ऐसी कोई सत्ता नहीं है जिसके ऊपर अपना देश किसी भी रूप से निर्भर हो, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, वैध प्रभुसत्ता का। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? देश के शासन के लिए आधारभूत मूल अधिकार, कर्तव्य, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक तत्व या मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। क्या आंसर होने वाला है इसमें दोस्तों? यहाँ पे हमारा आंसर होगा राज्य के नीति निदेशक तत्व। देखो हमारे संविधान के अंदर एक भाग है जो है चौथा, 4 नंबर का भाग। इसके तहत राज्य सरकारों को लोक कल्याण के प्रति जो निर्देश दिए जाते हैं ना, वो नीति निदेशक तत्व ही कहलाते हैं। 18 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, बताइए। 18 नंबर में आप मुझे उत्तर बताइए, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 6, 5, 4 और 3। तो गाइज यहाँ पे होगा हमारा 5 ईयर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर्टिकल 56 के तहत राष्ट्रपति पद की जो अवधि होती है ना, वो होती है 5 वर्ष की। लेकिन ये पद की अवधि 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। एक तो मृत्यु हो जाने पर, एक उपराष्ट्रपति के त्याग करने पर, त्याग पत्र देने पर, है ना, और एक होता है महाभियोग लगा देने पर। राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे, महाभियोग लग जाए या फिर मृत्यु हो जाए, तो इन कंडीशंस के अंदर पहले भी खत्म हो सकती है 5 वर्ष से पहले। अगला देखते हैं 90 नंबर का प्रश्न, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तो जरा आंसर कीजिए, राज्यसभा की पहली बैठक हुई कब थी, बताइए। व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ राज्यसभा हेल्ड? 3 अप्रैल 1952, 7 अप्रैल 1952, 22 अप्रैल 1952 और 13 मई 1952। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आएगा आपका 13 मई 1952। ठीक है, देखो राज्यसभा के गठन की अगर बात कर ले, राज्यसभा का गठन कब हुआ था, तो एक प्रश्न ये भी बनता है यहाँ पे, साथ साथ ये भी आप याद कर सकते हो। राज्यसभा का गठन हुआ था दोस्तों, पहला ऑप्शन आएगा उसमें 3 अप्रैल 1952। गठन तो हुआ था 3 अप्रैल 1952 को और प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। क्लियर है? चलिए आगे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर का, तो इसमें बताइए भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह, जाकिर हुसैन, KR नारायण, कृष्णा कुमार चटर्जी। बताइए, हु वॉज द फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा उत्तर होगा KR नारायण, तीसरा ऑप्शन। अगर आपसे पूछ ले प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, प्रथम दलित राष्ट्रपति आपने देख लिया, KR नारायण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे?
प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली भारत की प्रथम महिला का नाम बता दीजिए, तो उसका नाम है कृष्णा कुमार चटर्जी। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला का नाम अगर आपसे पूछ ले तो क्या बताओगे? कृष्णा कुमार चटर्जी। मैं आपसे कह सकता हूँ कि यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकता है 90% एग्जाम में। जो ये चीज़ें मैंने लिख दी, इनमें से चारों ऑप्शंस के बारे में बढ़िया तरीके से बता दिया है। अब दोबारा कभी इस प्रकार से मैं प्रश्न बना करके लाऊं यहाँ से, तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं अपन इसको। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति का नाम है KR नारायण। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम है जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति का नाम है ज्ञानी जैल सिंह। और भारत की कोई ऐसी प्रथम महिला जिसने पहली बार ट्राई किया हो राष्ट्रपति चुनाव के लिए, तो उसका नाम है कृष्णा कुमार चटर्जी। क्लियर है सब कुछ? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं इनको वेतन कहाँ से मिलता है? गाइज, इनको वेतन मिलता है संचित निधि से। तीसरा ऑप्शन हम यहाँ पे सही आंसर करेंगे। हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 125 नंबर का। इसमें ये कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और जो बाकी न्यायाधीश होते हैं ना, उनके वेतन भत्ते निर्धारित करने के लिए आर्टिकल है 125, जो कि भारत की संचित निधि से देय होगा। ओके, क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे चलते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अब आप बहुत ही बेहतरीन प्यारा प्रश्न, आप सब सही कर सकते हो, ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। कोई बड़ा बेहतरीन प्रश्न या फिर बड़ा हार्ड क्वेश्चन नहीं कह सकते हैं, इजी प्रश्न है। संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? बताइए। तो बता दीजिए। वो भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वो संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो, वो कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करता हो, या उपरोक्त सभी। तो बताइए, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ गवर्नर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ये सभी योग्यताएं बिल्कुल मैटर करती हैं, यहाँ पे होनी चाहिए। हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 157 नंबर का। इसके अनुसार राज्यपाल की योग्यताओं का प्रावधान किया गया है आर्टिकल नंबर 157 के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए। उपखंड स्तर के नीचे राजस्व प्रशासन के लिए प्रत्येक उपखंड को बांटा गया है। बताइए, जिलों के अंदर, संभाग के अंदर, तहसील के अंदर, या तो फिर इनमें से कोई भी नहीं। उपखंड स्तर की बातें हो रही हैं, तो दोस्तों हम डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते हैं समझदार बन के। तो आंसर होगा इसमें लोग कर देंगे तहसीलों के अंदर। उपखंड स्तर के नीचे राजस्व प्रशासन के लिए प्रत्येक उपखंड को तहसीलों के अंदर बांटा गया है। ठीक है, जहाँ पे वीडियो वगैरह होते हैं, जिनको जो सरपंच वगैरह होते हैं ना, वो त्यागपत्र देते हैं वीडियो को। वीडियो ये वाला नहीं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं है दोस्तों, RS लेवल का अधिकारी जो होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर का। विषुव शब्द किसका द्योतक है? बताइए। विषुव शब्द, सॉरी ये BDO होता है ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो आगे चलते हैं अपन। विषुव शब्द किसका द्योतक है? यहाँ पे आप मुझे बता दीजिए। पृथ्वी के घूर्णन का, पृथ्वी के परिक्रमण का, पृथ्वी तथा सूर्य की समकोण स्थिति का, या फिर दिन रात बराबर होने का? क्या उत्तर होगा? बताइए। तो गाइज, यहाँ पे हम बात करें विषुव शब्द किसका द्योतक है, तो ये है पृथ्वी के घूर्णन का। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। देखो, दो शब्द होते हैं दोस्तों, एक तो होता है घूर्णन और एक होता है परिक्रमण। इन दोनों के अंदर फर्क समझ लीजिए। घूर्णन किसे कहते हैं? पृथ्वी जो होती है ना, ये अपने ही अक्ष के ऊपर जो घूर्णन करती है ना, वो घूमती है ना, उसे कहते हैं घूर्णन। ठीक है, पृथ्वी अपने ही अक्ष के ऊपर जो घूमती है उसे घूर्णन कहते हैं। मतलब पृथ्वी खुद भी तो घूम रही है ना, वो तो कहलाता है घूर्णन। और परिक्रमण कहा जाता है पृथ्वी जो सूर्य है ना, सूर्य, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा कर रही है ना दोस्तों, एक स्थिर कक्षा के अंदर, तो उसको कहते हैं, पृथ्वी की जो गति है वो परिक्रमण कहलाती है।
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, वो गति क्या कहलाती है? परिक्रमण कहलाती है। समझ गए होंगे आई थिंक आप इस बात को। आगे चलते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण प्राय कहाँ पर होता है? इसको मैंने पहले एक बार एक क्वेश्चन के अंदर आया था, उसमें बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था। तो आप बताइए इसमें क्या उत्तर होगा। अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण प्राय होता है भूमध्य रेखा के निकट। ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। भूमध्य रेखा बिल्कुल बीचों बीच होती है, विषुवत रेखा भी जिसको आप बोल सकते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो होती है, तो इसके आसपास वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, इनकी बात हो रही है। अंतर उष्ण कटिबंधीय, यहाँ पे हमेशा तापमान रहता है। जब भूमध्य रेखा पे सूर्य सीधा चमकता है, आप मान लीजिए, तो यहाँ पे गर्मी का मौसम रहता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ही रहता है, अभिसरण क्षेत्र यहाँ पे। ठीक, चलो फिर इनके जैसे जैसे इधर जाएंगे, सूर्य यहाँ चमक रहा है तो इधर ठंड होती जाएगी दोनों तरफ। और इसके ऊपर है ना जो क्षेत्र आते हैं, यहाँ पे दिन और रात की अवधि भी बराबर ही होती है। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हर मटन उड़ती है। हर मटन बताइए, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। क्या उत्तर होगा? सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों कौन सा? थार। एक मरुस्थल है दोस्तों गोबी मरुस्थल। अगर आपसे पूछ ले गोबी मरुस्थल कहाँ पे है, क्या करोगे? मंगोलिया। मंगोलिया के अंदर है गोबी मरुस्थल। एक मरुस्थल है नूबियन मरुस्थल। नूबियन मरुस्थल है सूडान के अंदर। याद रखिएगा इनको। कई सारे मरुस्थल, आपको कितने सारे बता सकता हूँ यहाँ पे। जैसे यूएसए के अंदर जो मरुस्थल है ना, जो काफ़ी फेमस है, वो है मोजेव मरुस्थल। मोजेव नाम का मरुस्थल है। एक कालाहारी मरुस्थल भी है दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल। ध्यान रखिएगा, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना के अंदर है। बोत्सवाना। अगर आपसे पूछ ले विश्व के शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है? जो शीत मरुस्थल होते हैं विश्व के, उनको कहा जाता है दोस्तों टुंड्रा। टुंड्रा मरुस्थल। ठीक है। अब देखो अपने राजस्थान के अंदर एक हम्मादा नाम आपने सुना होगा ना, हम्मादा। तो देखिए हम्मादा किसे कहते हैं? जो चट्टानी मरुस्थल होते हैं ना, उनको सारा क्षेत्र के अंदर हम्मादा के नाम से जाना जाता है। तो अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर भी जो चट्टानी मरुस्थल है, पथरीला क्षेत्र है, वो हम्मादा के नाम से जाना जाता है ना, जिसके चारों ओर जो रेत के टीले बालू के स्तूप होते हैं, जिनको आप चंद्राकार बालू का स्तूप कह सकते हैं, सॉरी स्टार नुमा, ठीक है, तारानुमा बालू का स्तूप। एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? तो वो गोबी का मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा शीत का मरुस्थल। और विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? उसका नाम है आटाकामा। चलो आगे देखते हैं। तो ये कुछ मरुस्थल थे जिनसे संबंधित इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई हैं यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना दोस्तों, वो होगा पूर्व से पश्चिम की ओर, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का। गारो खासी जयंतियाँ की जो पहाड़ियाँ हैं ना, ये कहाँ पे स्थित है बताओ? गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? गाइज ये स्थित है मेघालय के अंदर। कहाँ पे स्थित है? मेघालय के अंदर स्थित है ये। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। मेघालय की सबसे ऊंची चोटी के बारे में अगर आपसे पूछ ले, सबसे ऊंची चोटी मेघालय की कौन सी है? तो वो है दोस्तों शिलोंग पीक। याद रखिएगा, जो खासी हिल्स है ना, खासी हिल्स, इसके ऊपर है शिलोंग, शिलोंग पीक, शिलोंग चोटी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 28 नंबर का प्रश्न देखिए आप। निम्न में से किस पौधे से फूल नहीं होते हैं? किस पौधे में फूल नहीं होते? कटहल, गुलर, ऑर्किड या फर्न? आपको होगी सर हमें कैसे पता? भाई पता होना चाहिए, वही तो बात है ना। देखो इसमें आंसर आएगा दोस्तों फर्न। फर्न क्या है ना, एक संवहनीय पौधा होता है दोस्तों, संवहनीय पौधा होता है फर्न। और ये बीज रहित भी होता है, इसमें बीज भी नहीं होता है और फूल भी नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 29 नंबर के प्रश्न की ओर। तो हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन है, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है बताइए? जो तेजाबी मिट्टी होती है उसको कृषि के काम में बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लाइम, जिप्सम, कैल्शियम या वेजिटेबल
कंपोस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर आएगा नंबर 1 ऑप्शन, लाइम होता है। देखो प्रत्येक देश के आर्थिक जीवन में मिट्टी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हमारे देश के अंदर 70% जो पॉपुलेशन है, लोग हैं, उनका आजीविका का साधन कृषि ही तो है। तो कृषि पर ही आधारित है इनकी आजीविका 70% लोगों की। तो यहाँ पे आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर का प्रश्न है, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल का नाम बताइए। तरबूज, सोयाबीन, मक्का या तो फिर पटसन। क्या होगा इसमें सही उत्तर? जायद। देखो इसमें है ना महत्वपूर्ण फसलें, गर्मी का मौसम होता है, यहाँ पे तरबूज राइट आंसर होगा। तरबूज, खरबूजे, ककड़ी, है ना, टिंडे, ये सब चीज़ें इस मौसम में उगाई जाती हैं। ठीक है, तो जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है, तो तरबूज हो जाएगा इसमें राइट आंसर। ठीक है, यानी कि जैसे सर्दी खत्म होती है, राइट, उसके बाद में गर्मी आती है, तो सर्दी और गर्मी के बीच का जो मौसम होता है ना, सर्दी खत्म हो रही है, गर्मी आ रही है, उसके बीच का जो टाइम होता है ना, उस टाइम में बोई जाती है ये। और यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य के निम्नांकित में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ में सबसे कम लंबी है? बताइए, सबसे कम गुजरात राज्य के साथ में। तो गाइज यहाँ पे आंसर आएगा बाड़मेर, तीसरा ऑप्शन। केवल 5 किलोमीटर की सीमा ही लगती है बाड़मेर के सामने। मैं आपको बता दूं, गुजरात के साथ में राजस्थान के 6 जिलों की सीमा लगती है, जिनकी एक ट्रिक भी है, जालिम बाबा उसी डूंगर पर। जालिम बाबा उसी डूंगर पर। ठीक है, तो जालिम से क्या हो जाएगा? जालोर हो जाएगा। बा से क्या हो जाएगा? बाड़मेर, है ना, और एक बा से क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा। ऊ से हो जाएगा उदयपुर, सी से हो जाएगा सिरोही। ठीक है, और डूंगरपुर से डूंगरपुर हो जाएगा। ऐसे करके ये हैं आपके 6 जिले जो गुजरात के साथ में सीमा बनाते हैं, 1022 किलोमीटर की राजस्थान के। ठीक है, अगला चलते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अंतः प्रवाहित नदी नहीं है, बताइए कौन सी नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है? साबी, कांतली, काकनी या खारी। क्या उत्तर होगा इसमें? अंतः प्रवाहित नदी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा खारी नदी जो है ना, वो अंतः प्रवाहित नदी नहीं है। अंतः प्रवाहित नदियों की श्रेणी में कांतली आती है ना, साबी आती है, काकनी आती है, घग्गर आती है। इन नदियों में अधिक बरसात आने पर ही कभी कभी बाढ़ आ जाती है, अदरवाइज ये समुद्र में जा नहीं पाती हैं। वो नदियाँ ही तो अंतः प्रवाहित नदियाँ कहलाती हैं, जो समुद्र तक अपना पानी नहीं ले जा पाती हैं। तो इसमें खारी हो जाएगा। अगला देखिए, इनमें से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? यानी कि जो खारे पानी की झील नहीं है उसका नाम बताइए। डीडवाना, कायलाना, पचपदरा या लूणकरणसर। देखो राजस्थान के अंदर जयसमंद, राजसमंद, पिछोला, आना सागर, सिलीसेड, फतेह सागर, जाना सागर, नक्की झील और कायलाना झील। यहाँ पर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? बी। तो इनके अंदर ये सब क्या है ना, मीठे पानी की झीलें हैं दोस्तों। जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है ये सभी झीलें ना मीठे पानी की झीलें हैं, काफ़ी फेमस भी हैं। और बाकी डीडवाना, पचपदरा, लूणकरणसर, ये जो झीलें हैं ना, ये सब खारे पानी की झीलें हैं दोस्तों, याद रखिएगा। आगे चले देखिए, अब देखो बात करते हैं कायलाना झील के बारे में। तो कायलाना झील जो दोस्तों जोधपुर के अंदर है। कहाँ पे? जोधपुर जिले के अंदर है, मेन सिटी से लगभग 8-10 किलोमीटर साइड में है ये। प्रताप सिंह ने बनवाया था 1872 के अंदर इसको, प्रताप सिंह ने। ये जो झील है ना लगभग 84 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है, 84 किलोमीटर स्क्वायर फीट में, सॉरी फीट में क्या, वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली हुई है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र के अंदर जोधपुर के 2 राजा थे, भीम सिंह और तख्त सिंह। इनके बाग और महल हुआ करते थे, फिर ये झील बनाने के लिए उनको नष्ट कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर का, राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? बताओ, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए जिस फसल को काम में लिया जाता है, जिस फसल को उगाया जाता है, उसका नाम है दोस्तों उड़द,
तीसरा ऑप्शन होगा, देखो राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द फसल उगाई जाती है, जिप्सम वगैरह का प्रयोग किया जाता है अगर आप वैसे बात करें तो, भूमि की उर्वरता को सही करने के लिए। 35 नंबर का प्रश्न देखिए, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है बताओ? सीसा जस्ता की खान, टंगस्टन की खान, अब्रक की खान या फिर स्लेट की खान? क्या उत्तर होगा इसमें, बताइए दोस्तों। हमारा यहाँ पर आंसर होगा सीसा जस्ता की खान। सवाई माधोपुर के चौथ के बरवाड़े में सीसा जस्ता की खान है। सीसा जस्ता के अन्य उत्पादक क्षेत्र में आपको बताऊं तो एक रामपुरा आंगूचा का नाम आपने सुना होगा, रामपुरा आंगूचा क्षेत्र है भीलवाड़ा जिले के अंदर, ठीक है, यहाँ पे है। इसके अलावा एक देबारी क्षेत्र है, देबारी क्षेत्र उदयपुर में है दोस्तों। कहाँ पे है? उदयपुर में। तो यहाँ पर भी किसकी खान है? सीसा जस्ता की। एक राजपुरा और एक दरीबा क्षेत्र राजसमंद में है, वहाँ पर भी सीसा जस्ता की खाने हैं। अगला देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए वो गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करी थी, क्या नाम था उसका? वसराज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय या मिहिर भोज? द गुर्जर प्रतिहार रूलर हु अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर इन द सेलिब्रेशन ऑफ द विक्टोरी ऑफ कन्नौज। तो बताइए क्या आंसर होगा इसमें? ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ने देखिए दोस्तों कन्नौज के शासक थे एक चक्रायुद्ध, क्या नाम था? चक्रायुद्ध नाम था उनका। इनको परास्त करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया था, कन्नौज राज्य को जीत करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। और इस प्रकार नागभट्ट द्वितीय के शासनकाल से प्रतिहारों की कन्नौज शाखा का आरंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्या आंसर होगा? कीर्ति कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी, बताइए? कीर्ति कौमुदी नामक ग्रंथ सोमेश्वर, धारावर्ष, सोम सिंह या विक्रम सिंह? क्या उत्तर होगा इसमें? देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन होगा सोमेश्वर। बात करें धारावर्ष की तो धारावर्ष आबू के जो परमार थे ना उनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और प्रतापी शासक था। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध किस किस के मध्य में लड़ा गया था, बताओ? तराइन का जो द्वितीय युद्ध था किस किस के मध्य लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय और जयचंद के बीच में, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और भीम सेकंड के बीच में, या पृथ्वीराज चौहान तृतीय और कदम्बवास के बीच में? देखो मोहम्मद गोरी तराइन के प्रथम युद्ध में पराजय हुआ था और काफी दुखी भी हुआ था। वो 1 वर्ष तक सैनिक इकट्ठे करने और आक्रमण की तैयारी करने में जुटा रहा और आखिर में लाहौर और मुल्तान और दिल्ली के गवर्नर थे उस टाइम में गोविंद राज, और अपनी थोड़ी सी सेना के साथ में तराइन के मैदान में पहुंचा था। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 के अंदर। भारतीय इतिहास में एक निर्णायक और परिवर्तनकारी युद्ध माना जाता है। इससे भारत में स्थायी मुस्लिम साम्राज्य की नींव डल चुकी थी, प्रारंभ हो चुका था स्थायी मुस्लिम साम्राज्य, और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी को निर्णायक सफलता भी हासिल हुई थी। तो इस प्रकार से जो शाकंभरी है, शाकंभरी अजमेर, तो वहाँ के चौहानों की शक्ति नष्ट हो चुकी थी और अजमेर में मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ चुकी थी। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में। पहला युद्ध जो हुआ था 1191 के अंदर, वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीत चुका था। बाद में खैर इसके साथ में धोखा भी हुआ था, नहीं तो वो युद्ध भी जीत जाते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेवाड़ में सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है, बताइए? हमीर, लक्ष्य सिंह, क्षेत्र सिंह या कुंभा? तो दोस्तों मेवाड़ के अंदर सिसोदिया जो साम्राज्य है इसका संस्थापक माना जाता है हमीर को। हमीर देव चौहान नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा। हमीर से पहले चित्तौड़ के अंदर गुहिल शासक थे, रावल कहलाते थे, रावल गुहिल शासक, और बाद में मेवाड़ का राजवंश सिसोदिया राजवंश के नाम से जाना गया। हमीर सिसोदिया को अगर हम बात करें, चौहान की बात नहीं कर रहे हैं, हमीर सिसोदिया की बात कर रहे हैं। सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक महाराणा शाखा का संस्थापक भी माना जाता है। अगर आपसे पूछ ले बताइए मेवाड़ में महाराणा शाखा का संस्थापक कौन है, तो आप क्या बताएंगे? हमीर ही बता दीजिएगा। ओके, महाराणा हमीर ने चित्तौड़ दुर्ग के अंदर अन्नपूर्णा माता का निर्माण करवाया था।
अन्नपूर्णा माता का मंदिर का निर्माण। कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा हमीर को अपने समय का सबसे प्रबल हिंदू राजा भी माना है। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जयपुर का वास्तुकार का नाम बता दो। विद्याधर भट्टाचार्य, पुंडरीक रत्नाकर, कृष्ण भट्ट या फिर इनमें से कोई भी नहीं। देखो ये बंगाली ब्राह्मण हुआ करता था, बंगाली ब्राह्मण था ये, ठीक है। कौन? विद्याधर भट्टाचार्य, काफी तगड़ा पंडित था। तो जयपुर का नक्शा भी बनाया था इसने। वास्तुकार जयपुर का विद्याधर भट्टाचार्य को ही माना जाता है। जबकि जयपुर के जो मैदानी भाग हैं और जो जल निकासी का नक्शा है वो इसने तैयार नहीं किया था, वो नक्शा तैयार किया था दोस्तों मेलकम स्पीड ने। स्पीड याद रखना, स्पीड से चलते हैं ना अपन जयपुर के अंदर, क्योंकि इसकी जो रचना है जयपुर की, जो गलियां वगैरह हैं काफ़ी चौड़ी चौड़ी हैं और हर गली कहीं ना कहीं खुली जाती है, तो स्पीड से चलते हैं अपन यहाँ पे। तो मेलकम स्पीड याद रखना, जयपुर का जो मैदानी भाग है और जल निकासी का नक्शा है ना, वो मेलकम स्पीड ने तैयार किया था। अगर जयपुर नगर की नींव की बात करें, जयपुर नगर की नींव, जयपुर नगर की नींव जगन्नाथ सम्राट के द्वारा रखी गई थी 1727 के अंदर, 18 नवंबर को, ठीक है, याद रखना। गाइज आगे हम बात करते हैं, 41 नंबर का क्वेश्चन है, जयपुर का मुकुटमणि किसे कहते हैं? गाइज ये कहा जाता है सज्जनगढ़ को। पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। देखो सज्जनगढ़ का निर्माण सज्जन सिंह ने, एक पहाड़ी है जिसका नाम है बंशदरा नामक पहाड़ी, उसके ऊपर करवाया था, ठीक। 41 नंबर का क्वेश्चन क्लियर है। 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, निम्न में से कौन सा महल जोधपुर में नहीं है? राजमहल, चोखा महल, एक थम्बा महल या एक खंबा महल? देखो एक थम्बा महल और एक खंबा महल ये अलग अलग हैं, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, चोखा महल, एक थम्बा महल और एक खंबा महल, कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, ये तीनों के तीनों जोधपुर के अंदर ही है भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो, लेकिन सर राजमहल कहाँ पे है फिर? तो गाइज ये है टोंक जिले के अंदर, ठीक है ना, टोंक के अंदर है ये, ध्यान रखिएगा। टोडा रायसिंह तहसील है टोंक में, जहाँ पे बिशलपुर बांध भी बना हुआ, उसके जस्ट पास में ही राजमहल। त्रिवेणी संगम भी तो होता है ना। आगे चलते हैं गाइज 43 नंबर के प्रश्न की ओर। तो मुझे आप उत्तर बताइए, मंदिरों और स्थानों जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? एक तरफ है तुजला भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़, तनोट माता मंदिर जैसलमेर, उषा मंदिर बयाना और जगत शिरोमणि मंदिर टोंक। तो क्या उत्तर होगा इसमें? देखो आपको चारों चीज़ें याद होनी चाहिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है चारों की चारों, इसलिए तुम्हें याद होनी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला जो ऑप्शन है ना, तुजला भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़ में, ये सही है। तनोट माता मंदिर थार की वैष्णव देवी, बीएसएफ के कंट्रोल में होता है ये मंदिर। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान ने लगभग 3000 बम बरसाए थे यहाँ पे, एक भी बम फटा नहीं था, निष्क्रिय हो गए थे। आज भी वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जैसलमेर हो जाएगा, ये भी सही है। उषा मंदिर बयाना भरतपुर के अंदर है, सही है ये भी। लेकिन जगत शिरोमणि मंदिर दोस्तों टोंक में नहीं है, जगत शिरोमणि मंदिर है जयपुर जिले के अंदर, ठीक है ना। कहाँ पे है दोस्तों? जयपुर जिले के अंदर है। इस मंदिर का निर्माण मानसिंह प्रथम की एक रानी थी जिनका नाम था कनकावती, उनके द्वारा अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनवाया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, 44 नंबर का क्वेश्चन, मैथरैण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? बताओ, लोक कला का नाम क्या है? मैथरैण। कौन से जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? जोधपुर, चूरू, बीकानेर या उदयपुर? तो क्या उत्तर होगा इसमें, बता दीजिए। हाँ बढ़िया गाइज, यहाँ पे आंसर होगा बीकानेर। तीसरा ऑप्शन हम सही करेंगे। देखो धार्मिक स्थलों और पौराणिक कथाओं के ऊपर आधारित जो अलग अलग देवी देवताएं हैं, उनके विभिन्न देवी देवताओं के आकर्षक भित्ति चित्र बनाने की जो कला है ना, वो मैथरैण कला कहलाती है, ध्यान रखना, ठीक। आगे चलते हैं 45। संत पाबू जी के शिष्य मुख्यतः रैबारी थे, जाट थे, चीपा थे या गुर्जर थे? तो बताइए कौन थे संत पाबू जी के शिष्य? तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा रैबारी। क्या होगा? रैबारी हमारा इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है दोस्तों
बाबूजी को याद रखना, ये प्रश्न भी पूछा गया है और ये रैबारी जाति के लोक देवता भी कहलाते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अपना अगला प्रश्न है, शिक्षण के अंतर्गत पुनर्बलन पर सबसे ज्यादा बल किसके द्वारा दिया गया? तो स्किनर, ब्लूम, वॉरेन या ड्यूवी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर आएगा स्किनर, पहला ऑप्शन। तो याद रखना, शिक्षण के अंतर्गत पुनर्बलन पर सबसे ज्यादा बल देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? स्किनर है। अगला प्रश्न है, मन स्थिति निर्माण के मुख्यतः कितने चरण होते हैं? बताइए। 47 नंबर के प्रश्न में मन स्थिति निर्माण के चरण पूछ रहा है। तो दोस्तों मन स्थिति निर्माण के 3, 4, 2 और 7 कितने होते हैं? हाउ मैनी स्टेजेस आर देयर इन द फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेट ऑफ माइंड? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर आएगा 2। आप कहेंगे सर कौन कौन से? एक तो होता है दोस्तों अनुदेशन, अनुदेशन पूर्व, और 2 नंबर पर आता है अपना अनुदेशन अंतर्गत। ठीक है, यानी कि प्री इंस्ट्रक्शन एंड अंडर इंस्ट्रक्शन। क्लियर? तो यहाँ पे हो जाएंगे 2, 47 में तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर का, और ये क्या पूछ रहा है, मैं आपको झूम ही रखूंगा, चौथा ऑप्शन आप समझ जाना, उपरोक्त सभी है, मैंने दिखा दिया है यहाँ पे, झूम करके ही पढ़ते हैं अपन इसको, फिर अच्छे से आंसर कर पाएंगे। प्रश्न है, कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्य के दौरान शिक्षक द्वारा अधिगम क्रियाकलापों को उपलब्ध कराने का उदाहरण कौन सा है? तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप जरा इसका उत्तर करें सभी दोस्त फटाफट। किसी सूत्र को पढ़ा देने के बाद में छात्रों को उस सूत्र के प्रयोग द्वारा कुछ प्रश्नों को करने के लिए देना, छात्रों द्वारा प्रश्न का उत्तर न दिए जाने पर स्वयं उत्तर बताना, पढ़ाई गई पाठ्य वस्तु का सारांश दोहराना, और चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्य के दौरान शिक्षक द्वारा अधिगम क्रियाकलापों को उपलब्ध कराने का उदाहरण। ये सभी ऑप्शन सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न भी देख लीजिए, कक्षा कक्ष में शिक्षक द्वारा पाठ्य वस्तु पर व्याख्यान देते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? बताइए क्या उत्तर होगा इसमें। पहला ऑप्शन है, व्याख्यान की भाषा सरल, सहज और सुबोध हो, व्याख्यान के समय यथास्थान दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग किया जाए, व्याख्यान में रुचिकर युक्तियों व उदाहरणों का प्रयोग हो, या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पर भी उपरोक्त सभी ही राइट आंसर होने वाला है। देखो, कक्षा कक्ष प्रक्रियाओं में शामपट का उपयोग करते समय कई बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे लेख स्पष्ट हो, सरल हो, शामपट कार्य साफ सफाई से हो, विधिवत हो, शामपट का काम उपयुक्त ढंग से पाठ से संबंधित होना चाहिए, साथ में वो पाठ के विकास में भी सहायक हो। अगला देखिए 50 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा उद्देश्य शैक्षिक भ्रमण से संबंधित नहीं है? बताओ, शैक्षिक भ्रमण से संबंधित। देखो, पहला ऑप्शन है निरीक्षण, व्यक्ति का विकास करना, ये तो है ओके। इसके अलावा विषय वस्तु को प्रत्यक्ष देखने के अवसर भी प्राप्त होते हैं, सही बात है। विषय के प्रति निरसता का भाव विकसित होता है, नहीं दोस्तों, इसमें तो मजा आता है, सरसता का भाव आता है इसमें। तो प्रोजेक्ट चुनने का अवसर भी प्रदान होता है इसमें, ठीक है, इसमें तीसरा ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखो, भाषा शिक्षण में लेखन कौशल के विकास में सबसे अधिक सहायक क्या है? बताइए। भाषा शिक्षण में लेखन कौशल के विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वो है वर्ड प्रोसेसिंग कार्यक्रम, बी ऑप्शन होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार्ट बनाते समय किस सोपान को ध्यान में रखना चाहिए? बताओ तो। चार्ट की गुणवत्ता को, प्रयोग को, सजावट को, या चार्ट के प्रयोग करने की विधि को? तो चार्ट बनाते समय दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण सोपान होगा वो चार्ट की गुणवत्ता होगा, पहला ऑप्शन। गुणवत्ता का ध्यान रखेंगे, ये सभी चीज़ें ध्यान में आ जाएंगी। 53 नंबर का प्रश्न देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण को व्यवहारिक और रोचक बनाने का उपाय बताइए आप, क्या है? 53 में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग, सामाजिक सर्वेक्षण, अध्यापक के समुचित आचरण, या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर आएगा डी ऑप्शन, ठीक है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण को व्यवहारिक और रोचक बनाने के उपाय
श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना भी है, सामाजिक सर्वेक्षण करना भी है, अध्यापक के समुचित आचरण भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे कम मेमोरी साइज कौन सी है? व्हाट इज द मिनिमम मेमोरी साइज? टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट और मेगाबाइट। टीबी, जीबी, केबी और एमबी। ये अपने इंटरनेट यूजेज होते हैं ना, जिनमें हम देखते हैं ना, तो वही है। जैसे आपके मोबाइल का कितना जीबी स्टोरेज है, कितनी किलोबाइट की स्पीड आ रही है केबी की, कितनी एमबी की स्पीड आ रही है इंटरनेट की, हाँ वो सब। टेराबाइट ये सबसे हाई होती है, मतलब 1024 जीबी के अंदर 1 टेराबाइट होती है। ठीक है, तो 54 नंबर के क्वेश्चन में किलोबाइट हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे किलोबाइट होती है सबसे निचले स्तर में, फिर उसके बाद में होती है मेगाबाइट, फिर उसके बाद में तीसरी गीगाबाइट और फिर टेराबाइट। अगला प्रश्न देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS वर्ड किसका उदाहरण है? हार्डवेयर का, अनुप्रयुक्त सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, या फिर कोई विकल्प सही नहीं है? क्या उत्तर होगा इसमें? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है, MS वर्ड है, ये एक अनुप्रयुक्त सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इसमें बी ऑप्शन होगा। जो आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं ना लिखा हुआ, ये भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही टाइप किया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे समझिए। ठीक है, तो ये हो गया अनुप्रयुक्त सॉफ्टवेयर का ही एक उदाहरण है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की जो प्रक्रिया होती है ना, वो कहलाती है डिबगिंग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 56 नंबर का, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में हवाई अड्डा नहीं है? बताइए, राजस्थान का वो कौन सा जिला है जिसमें हवाई अड्डा नहीं है? बाड़मेर, जयपुर, उदयपुर और कोटा। तो गाइज यहाँ पे जयपुर में भी है, उदयपुर में भी है, कोटा में भी है, बट बाड़मेर यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बाड़मेर में नहीं है। अगला प्रश्न है 57 नंबर का, जरा बताइए, किस संप्रदाय के अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा जसनाथी, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखो जसनाथ जी संप्रदाय जो है ना, ये एक जाट जाति का फेमस संप्रदाय है, जो मुख्यतः राजस्थान के अंदर जोधपुर के साथ में बीकानेर, इन जिलों के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। इस संप्रदाय के अंदर 36 नियमों का पालन करना आवश्यक माना जाता है। कतरियासर इनका काफी मुख्य स्थल है, कतरियासर। ठीक है, ये यहाँ का मुख्य स्थल है। यहाँ पे जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है धधकते हुए अंगारों के ऊपर। जसनाथ जी जो थे ना, इनके बचपन का नाम जसवंत सिंह था। इन्होंने गोरख आश्रम के अंदर गोरखनाथ जी से शिक्षा भी ग्रहण करी थी। आगे चलते हैं, 58 नंबर का प्रश्न है, रांगड़ी बोली निम्न में से किन बोलियों का मिश्रण है? बताओ। राजस्थानी साहित्य से प्रश्न पूछ रहा है आपसे, रांगड़ी बोली निम्न में से किन बोलियों का मिश्रण है? तो दोस्तों रांगड़ी बोली की अगर हम बात करते हैं तो मारवाड़ी और मालवी हो जाएगा इसमें, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो 58 में थर्ड ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, निम्न में से कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? बताइए, आंतरिक प्रवाह की कौन सी नदी नहीं है? कांतली, काकनी, साथी और बनास। आंतरिक प्रवाह की नदी किसे कहते हैं? आंतरिक प्रवाह की नदी होती है जो अपना जल सागर या तो फिर महासागर तक नहीं ले जा पाती हैं, वो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कहलाती हैं। मरुस्थल में ही विलीन हो जाती हैं। ये बहुत ज़्यादा बारिश आने पर इनके अंदर बाढ़ भी जल्दी आ जाती है वैसे। तो यहाँ पे बनास नदी होगी। दोस्तों अरावली पर्वतमाला के इधर बहने वाली जो नदियाँ हैं ना, वो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है, और इधर बहने वाली नदियाँ जो है ना, वो अरब सागर का अपवाह तंत्र है। तो राजस्थान की जो अपवाह प्रणाली है उसको 3 भागों में बांटा गया है, एक तो आंतरिक प्रवाह की, एक अरब सागर की और एक बंगाल की खाड़ी की। अब बनास जो नदी है ना, ये बंगाल की खाड़ी का उपवा तंत्र है, राजसमंद के से निकलती है ये, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ था? बताओ। राजसमंद झील का निर्माण गोमती, बनास, लूनी और चंबल। तो बताइए क्या उत्तर होगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये क्लासेज हमारी पसंद आती हैं, क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लगते हैं, हमारे पढ़ाने की शैली, समझाने की शैली आपको पसंद आती है, तो कृपया आप लाइक का बटन अवश्य दबा दिया करें। उससे हमें काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए कल हम और बेहतर कर पाते हैं और बढ़िया क्वेश्चन ला पाते हैं, और हम पूरी कोशिश ये करते हैं कि हम जो पढ़ाएंगे ना,
उसी में से 100% पेपर आ जाए। पिछली बार हुआ भी ऐसा ही था और अब की बार भी आप देख लेना, अगर आप कंटिन्यू बने रहते हैं तो आपको रिजल्ट 100% ही मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोचने को कोई भी कुछ भी सोच सकता है, ये ऐसे ही बोलते हैं कोचिंग वाले, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो बोला जाता है वो ज़रूर होता है। तो इसके लिए आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आप नए हैं तो, अगर आप पुराने हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा इस बात का। ओके, आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे तो आपको यहाँ पर घी मक्खन ही मिलेगा, बढ़िया बढ़िया। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर आएगा गोमती, नंबर 1 ऑप्शन। और अपनी तैयारी को शुरू करें, बेहतरीन तगड़ी वाली। कंप्लीट स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, कहीं पर जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस झील को है ना दोस्तों, एक और नाम से जाना जाता है, राज समुद्र झील भी इसको कहा जाता है। इस झील को राजसमंद जिले के अंदर है, कृत्रिम झील है। इसका निर्माण 1660 के दशक में कराया गया था राज सिंह प्रथम के द्वारा। हाँ, गोमती नदी के अलावा और भी नदियां हैं दोस्तों। आपको गोमती नदी ना देना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे पता है। तो आपको वो बाकी नदियां भी पता होनी चाहिए। एक तो केलवा नदी है ना, और एक नदी कौन सी है, ताली नदी। ये 2 नदियां भी आपको पता होनी चाहिए साथ साथ में, गोमती नदी, केलवा नदी, ताली नदी। तो ये नदियां भी हैं जिनके पानी को रोका गया था। ठीक है, चलिए। रिवीजन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो रिवीजन आप ज़रूर करें सभी दोस्त। जो भी क्लास में बाद में आते हैं, पहले आते हैं, रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप बाद में आए हैं तो रिवीजन ज़रूर करें, पहले आए हैं, शुरू में आए हैं तो एक बार तो रिवीजन ज़रूर बनता है। ठीक है, चलो बढ़िया।